उसकी आंखें बंद थी। फिर मैंने उसकी दोनों पलकों पर बारी बारी से किस लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। फिर मैंने उसके गालों पर आहिस्ता से बारी बारी से चूमा। टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सिकुड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमाकर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है। मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफनने लगा हो जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बनाकर ला रहा था। तब नएपन का जोश था, उमंग थी, कुतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाद से सिकुड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज्यादा सिकुड़ गई थी। मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं था। मैंने चाचा जी की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था। अब उसे देखने के लिए मन उतावला हो रहा था। नंदा को पाकर मैं फूला नहीं समा रहा था। वह भी खुश थी। भरे पूरे परिवार में वह जल्दी ही हिल मिल गई। माँ उसकी तारीफ करते नहीं अघाती थीं। घर में जो भी औरतें आती वे अपनी बहू से उन्हें जरूर मिलाती थीं। अपने 5 बेटों और बड़ी बहू का वे उतना ध्यान नहीं रखतीं जितना उसका रखती थीं। सास ससुर की देखरेख, देवानंदों की पढ़ाई की सुविधा जुटाना, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कपड़े, जूते, किताबें तैयार कराना, नौकर चाकरों को अपनी देखरेख में काम कराना उसके जिम्मे लगने लगा था। अगर मैं कभी शहर घूम आने या अपने दोस्तों के यहाँ चलने के लिए कहता तो वह धीरे से कह देती, ससुर जी को दवा देनी है, नौकरों से सब्जी की गुड़ाई करानी है, जानवरों के सानी पानी देना है। जेठानी जी अकेले कहाँ करा पाएंगी इतना सारा काम? मैं चली जाऊंगी तो सासुमां को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज नहीं, फिर कभी। उसकी ऐसी दलीलों को सुनकर मन महसूस कर मुझे चुप रह जाना पड़ता। जोशी जी की पत्नी ताना देकर कहती, मास्टर जी, कभी बहू को तो यहाँ लाया करो। आपने तो उन्हें ऐसे छिपा लिया है जैसे हम नजर लगा देंगे। कॉलेज से जब घर लौटता तो थक कर चूर हो जाता था। कभी कभी तो 8वां पीरियड पढ़ाने पड़ जाते थे। मेरी तकलीफ नंदा जानती थी। समय निकाल कर जिद करके वह मालिश करने लग जाती। एक दिन वह मुझसे नाराज थी। रात को बिना खाए ही सो गई। बात यह थी कि उसने उस दिन मेरे पास आकर कहा था, पति जी, एक बात कहूं? अगर आप मानोगे तो तब कहूंगी। वह बड़ी ही मासूमियत से बोली थी। वह अकेले में मुझे पति जी कहती थी। मैंने प्यार से कहा, कहो तो सही। पहले मानूंगा कहो, वह बोली। अच्छा बाबा, मानूंगा, मैं बोला। मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, उसने कहा। किस लिए चाहिए, यह तो बताओ। अभी यह मत पूछो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मुझे 300 रुपए की जरूरत है, वह बोली। जब तक तुम वजह नहीं बताओगी, पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने भी अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद वह रात को मुझसे नहीं बोली। सबको खाना खिलाकर वह बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन मांझी को नंदा से कहते हुए सुना, क्या बात है, जसौद हरीश व हंसी को साथ लेकर नैनीताल नंदा देवी देखने ले जाने वाला था, अभी तक तैयार नहीं हुए। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया मांझी। अगर आप थोड़ा पैसों की मदद कर दें तो मैं उनसे मांग कर आपको दे दूंगी, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वे 1 हफ्ते से कितने बेचैन हैं, कहते हुए वह मांझी की ओर याचना भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा था तो अभी तक क्यों नहीं कहा? मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हारे जाने का प्रोग्राम बदल गया है, माँ बोली। मांझी, मैंने सोचा कि उनसे कहकर, मुझे देखकर वह चुप हो गई।
मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। सास बहू की बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं उनके पास पहुंचा और जेब से पैसे निकाल कर नंदा को थमाते हुए बोला, अरे भाई, पहले ही कह दिया होता। वजह तो मैं पूछ ही रहा था। मैंने कभी मना किया है तुम्हें? वह मुस्कराते हुए पैसे लेकर अंदर की ओर चल दी। वह देवर नंद को यह खुशखबरी देने की बेचैनी अपने में नहीं रोक सकी। देवर व ननद से इतना लगाव देखकर मुझे उससे और भी प्यार हो आया। हमारी खुशहाल जिंदगी के 2 साल बीत गए। इस बीच हमारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। बच्चे की जिम्मेदारी मां जी ने अपने ऊपर ले ली थी। वे ही उसे नहलाती धुलाती, देख रेख करती। नंदा केवल अपना दूध पिलाने और रात को पास में ही सुलाने की ड्यूटी निभाती। सब ठीक ही चल रहा था। बोझ का एहसास तो तब हुआ जब 4 साल और 2 साल के फर्क में लड़कियां और चली आईं। उस दिन मेरा बेटा नवीन मेरे पलंग पर आकर सो गया था। बड़ी बेटी मां के पास सो रही थी। छोटी बेटी को नंदा थपकी देकर अपनी चारपाई पर सुला रही थी। मैंने नंदा के मन को टटोलने के लिए पूछ लिया, आधा दर्जन पूरा होने में 3 ही अदद की तो कमी रह गई। तुम्हारा क्या विचार है? वह झुंझला कर बोली, तुम भी कैसी बात करते हो जी? इन 2 लड़कियों की फिक्र ही मेरा दिमाग चाट रही है। 2 से 1 और हो जाएं, तो घर का भट्ठा ही बैठ जाएगा। ब्याहने के लिए कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मैंने उससे कहा, तुम ठीक कह रही हो, वह तो मैंने तुम्हारे विचार जानने के लिए कहा था। सोच रहा हूं कि इस आने वाले जाड़ों में परिवार नियोजन करा लूं। यह सुनकर वह चौंक पड़ी। कुछ देर वह मेरी ओर ताकती रही, फिर मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतने कमजोर हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे ही फैमिली प्लानिंग करा लेने दो, तुम जब कहो तब मैं अस्पताल चल दूंगी। मैं खींच उठा, तुम्हारी सोच तो बस जिद करने की आदत है। तुम यह क्यों नहीं समझते कि मर्द को फैमिली प्लानिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, औरत के लिए दिक्कत होती है। अस्पताल में कम से कम 2 दिन रुकना पड़ता है। दूसरा कोई आसान तरीका अभी नहीं निकला है। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, तुम यह कभी मत करना। मैंने सुना है कि मर्द कमजोर हो जाते हैं। मैं सारी तकलीफ झेलने को तैयार हूं, पर तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराने दूंगी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा।